हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आज आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही आधारित है, जिसमें केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। और ध्यान दें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इससे पहले वाली जो वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखें, जिसमें आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। Now let's start the chapter number 1, most important questions of the chemistry chapter 1. The name is chemical reaction and equations. तो चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो किताबें हैं वो परचेज कर ली होंगी मार्केट से, और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो में लाइव बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको अपनी कॉपी में जरूर उतार लीजिए, या फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो उसमें आप लोग टिक लगा सकते हैं, उससे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। मेरा काम है समझाना, मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों से किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को लिखना होता है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी टिक वाले हैं सभी आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। Why should a magnesium ribbon be clean before burning in the air? तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कोई भी मेटल होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी वो गर्म किया जाएगा तो वो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता था, ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है। तो वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ करते हैं जलाने से पहले। तो आप लोगों ने कई दुकानदारों के पास, या फिर ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आप लोगों ने इस तरह की रिबन को देखा होगा। और वो जब भी इस तरह की रिबन को जलाते हैं उससे पहले वो लोग सैंड से या फिर किसी चीज़ से वो क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कारण बताना है आप लोगों को। द मैग्नीशियम रिबन विच इज यूजली हैज अ कोटिंग ऑफ अ वाइट लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग को पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ऑन इट्स सरफेस, और ऊपर एक लेयर जम जाती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द स्लो रिएक्शंस ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट। This hinders the burning of magnesium, so this layer removed by the rubbing with sandpaper and before burning it. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं ऐसा। क्योंकि हमको पता है कि मैग्नीशियम एक धातु है, मेटल है, और मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। अगर उसके ऊपर लेयर जमी है तो उसको जलाने से पहले हमको उस लेयर को हटाना पड़ता है। ठीक है, लेयर हटाएंगे तभी वो आसानी से जल पाएगी, इसलिए अच्छे से ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बैलेंसिंग आप लोगों से पूछा था द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स भी आप लोगों से पूछी जाती है। तो मैं टाइप और साथ में केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना भी सिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल फॉर्म में रहता नहीं है, H2 आप लोगों को लिखना पड़ेगा। उसके बाद Cl2, ये भी फ्री फॉर्म में नहीं रहता, तो Cl2 ही लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बता रहा हूँ। और क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, HCl बनाता है। अब आपको देखना क्या है कि बैलेंसिंग है कि नहीं। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने कुछ नियम बताए थे। नियम क्या थे मैं बता देता हूँ फिर से। सबसे पहले आप लोगों को मेटल बैलेंस करना है, फिर क्या करना है, नॉन मेटल बैलेंस करना है, फिर क्या करना है, हाइड्रोजन, और लास्ट में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कोई मेटल की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर एक मेटेलिक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है जिसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पर आया जो कि एक नॉन मेटल, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है। तो इसके आगे हम लोगों को क्या लगाते हैं ना, 2 लगा देना है। सिंपली वे में क्लोरीन आपने बैलेंस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया है, अच्छी बात है। आपको ऑक्सीजन की कहीं पर भी बात नहीं होनी, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आप शुरू से लेकर आखिरी तक एंड तक जरूर देख लें, क्या बैलेंसिंग क्लियर हो गई है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो बिल्कुल एकदम बैलेंसिंग हो चुकी है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, बेरियम क्लोराइड और बेरिलियम दोनों ही अपने आप में अलग है। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। और उसके बाद ध्यान रखिए, बेरियम अपने आप में एक जो है मेटल है, और ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, दोनों आपस में जोड़ रहे हैं और मेटेलिक क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बनाते हैं, जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, एल्युमिनियम सल्फाइड से जुड़ते हैं। ये ध्यान रखिए, एल्युमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद करें, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये फार्मूला होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फार्मूला जरूर आपको आना चाहिए, तो दिमाग में फार्मूला होंगे तभी आप लोग बैलेंसिंग अच्छे से कर पाओगे। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में ये बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट बनाता है BaSO4, और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला की 9th क्लास में एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें कैसे बनाना था। मैं एक फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि जैसे सपोज करिए यहाँ पर बात हो रही है एल्यूमिनियम क्लोराइड की। किसकी बात हो रही है, एल्यूमिनियम और
क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम का आपको सिंबल याद है, क्लोरीन का सिंबल याद है, बेसिकली सिंबल आप लोगों को सबके याद ही होंगे, बस वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द आउटर मसल में, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होती हैं शेयर करने के लिए? एक। शेयर का मतलब ये होता है कि किसी से या तो इलेक्ट्रॉन ले या फिर किसी को दे दे, तो इसको आवश्यकता होती है एक इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेव बनाने के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए? 3। तो अब फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए सिंबल लिखना आप लोगों को, उसके बाद उसकी वैलेंसी लिख लेनी है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 इसके नीचे मैंने लिख दी, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 उसके नीचे मैंने लिख दी, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तो एल्युमिनियम के आगे 1 लगाते नहीं, तो Al का Al ही रहने दिया, और Cl के आगे आप लोगों को लगा देना है 3। तो ये फॉर्मूला बन गया है एल्युमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूला यहाँ पर दिया भी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, सोडियम प्लस वाटर, और बनाता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, एक तरह का बेस है NaOH। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन निकालता है। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल फॉर्म में रहता नहीं, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल वे में बताया क्या गया, मैं बता देता हूँ। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस विद सिंबल द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो सिंबल के साथ में आप लोग फॉलोइंग रिएक्शंस लिखनी है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, बिल्कुल ऊपर तरीके, बिल्कुल ऊपरी की तरह जैसे दिए है, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली समझा के लिख देने अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ, 3 में समझाने वाली कोई आवश्यकता नहीं मुझको लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूँ आप लोग कैसे लिखना है इसे अपने कॉपी में। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स एक सोल्यूशन है यूज फॉर द वाइट वॉशिंग, और वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेम द सब्सटेंस एक्स का नाम बताइए, और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। राइट द रिएक्शन सब्सटेंस एंड नेम द अबव वाटर। ठीक है, नेम्ड इन एबव विद वाटर, तो रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, इसकी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, व्हेन द सब्सटेंस जो एक्स है वाइट वॉशिंग में जो इस्तेमाल किया है, तो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग क्विकलाइन भी बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CaO। जी हाँ, ये वही चूना पत्थर है जो आप लोग अपनी मार्केट से परचेज करके लाते हो और घर में पुताई के काम में आता है। ठीक है, उसका फार्मूला है CaO। ठीक है, CaO जब हम लोग लाते हैं मार्केट से, सॉलिड स्टेट में होता है, उसको जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं तुरंत वो बुलबुले के साथ जो है उबलने लगता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लैग लाइम जिसको बोलते हैं, और हीट आप लोगों को पता ही है उसमें से हीट जनरेट होती है, मतलब पानी गर्म हो जाता है तो हीट निकल रही है। तो रिएक्शन कराना है कैल्शियम ऑक्साइड की इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये भी बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइम। तो यहाँ पर 2 लाइम आप लोगों ने पढ़े, एक तो फॉर्मूला था CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और साथ में इसका नाम क्विक लाइम भी है। ठीक है, तो रिएक्शन कराने के बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला क्या है कॉपर से, CuSO4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी मैंने, तो CuSO4, ध्यान रखिए एस कैपिटल लेटर में होगा क्योंकि ये सल्फर है, सल्फर को हमेशा आप लोगों को एस कैपिटल लिखते हैं। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशंस में अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, तो रिएक्शंस क्या बने देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप लोगों को क्या करना है, आयरन की नेल को डाल देना है, और क्या होता है कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू द रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में आयरन जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए कॉपर को ये बाहर कर देगा। तो बनाएगा क्या, फेरस सल्फेट बनाएगा और साथ में कॉपर को बाहर कर देगा। यही केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों ने कील डालनी है किसकी, आयरन की, और आयरन सल्फेट बन गया है और उसके बाद कॉपर बाहर निकल गया है। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस खत्म करना है। क्या लिखा है, दस एज कॉपर सल्फेट रिएक्ट फ्रॉम द आयरन सल्फेट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस फीड्स होता है, और उसके बाद ग्रीन ड्यू टू द आयरन सल्फेट की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से गिव एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो आप लोगों को क्या करना है कि केमिकल इक्वेशंस की एक सिंपल वे में डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन लिख देनी है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने अच्छे से समझाया था फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो, आप लोग जरूर देखें। अब यहाँ पर एक्सरसाइजेस, सम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी मैं बताने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 छूट रहा है, उसको मैं क्लियर करा देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है ये आपको बताना। तो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया था, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिड्यूसिंग मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, आप लोगों ने पिछली वीडियो अगर देखी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो मल्टीपल चॉइस का वो जरूर आप लोग पढ़े। व्हाट हैपेंस विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज एडेड इन द आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अभी मैंने समझाया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप लोग आयरन की कील डाल देते हो
और आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर है तो आयरन को ये बाहर हाइड्रोजन को ये आयरन जो है बाहर निकाल देगा और बनाएगा क्या, फेरस आयरन क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं, यहाँ पर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा था कि जो भी मेटल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जब भी रिएक्शन कराते हैं वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो यहाँ पर एक एसिड है और यहाँ पर एक मेटल है, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड बनाती है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशन दिस बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में जरूर अच्छे से लिखें। तो मैं समझा देता हूँ इसको, अगर आप लोग अपनी बुक से भी लिख रहे हैं, इजी लैंग्वेज इसमें मिल रही तो आप लोग लिख सकते हैं, समझाना मेरा दायित्व है, समझाना मेरा काम है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस क्यों करनी पड़ती है और केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो नाम से लग रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वन ऑफ विच कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ द एटम ईच एलिमेंट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हमेशा ध्यान रखिएगा सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा सिमिलर होने चाहिए। तो दोनों तरफ रिएक्शन जब भी आप लोग कराएंगे तो ध्यान रखिएगा रिएक्शंस बैलेंस होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब भी कोई सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा हमेशा प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन दिखाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन द सेम, हमेशा ध्यान रखिए दोनों तरफ सेम होते हैं। एंड इन केमिकल रिएक्शंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स शुड बी इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर ए केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस टू बी अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही हमको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिकली अगर केमिकल इक्वेशंस को कराते हो तो बिल्कुल इसी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशंस तैयार भी होती है, और नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों तरफ, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों तरफ सिमिलर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। ट्रांसलेट करना है आप लोगों को, जो वर्ड दिए गए हैं, जो केमिकल फार्मूलाज आप लोगों को तैयार करने, ये आप लोगों को आसानी से आना चाहिए। ध्यान रखिएगा आना तो है ही है, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, 9th क्लास में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, बता देता हूँ। हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा ध्यान रखिएगा H2 होता है, कंबाइन करता है विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मतलब ये भी फ्री फॉर्म में नहीं रहते, तो N2 आप लोगों को लिखना पड़ेगा, कभी भी N नहीं लिखते, H कभी नहीं लिखते, तो H2 + N2 रिएक्ट कराते हैं दोनों से और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया फार्मूला होता है NH3। अब बैलेंसिंग आप लोगों को करना आना चाहिए। देखिए केमिकल फार्मूला मैंने बता दिया, बैलेंसिंग आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करना ये मैंने पहले ही समझा चुका था कि ध्यान रखिए कि सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉन मेटल आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो क्या करना है आप लोगों को, सिंपल वे में 2 लगा देना है आगे। जब 2 लगा दोगे तो सिंपल वे में आपको पता चल जाएगा नाइट्रोजन आपने बैलेंस कर लिया है, और अब जो बैलेंसिंग की बात होगी वो होगी हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 2 3 6 होता है, तो 6 हो गया। करना क्या है अब आप लोगों को, यहाँ पर लगा देना है 3। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 6, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6। क्लियर हो गया, पहला फार्मूला आप लोगों ने तैयार कर लिया। दूसरा अपने मन से करेंगे आप लोग, अपनी थोड़ी सी मेहनत लगाएंगे, क्योंकि मैं समझा काफ़ी कुछ रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने तरीके से समझाते चलेंगे, मतलब करते चलेंगे कॉपी में। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बता देता हूँ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। जब भी प्रेजेंस इन द एयर अगर जलाते हैं, ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ जलाने की अगर बात आएगी तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। एयर का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाने पर क्या बनती है, वाटर बनता है। तो वाटर का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, और साथ में क्या तैयार होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर होता तो CO2 हो जाता। तो अब आप लोगों को बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद से भी करोगे कुछ ना कुछ। उसके बाद बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा था, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको जरूर दिमाग में रखें। उसके बाद क्या करता है, रिएक्ट करता है और बेरियम क्लोराइड बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3, अभी आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा भी था। और क्या करता है, साथ में निकालता है बेरियम सल्फेट को, BaSO4 इसका फॉर्मूला होता है। बैलेंसिंग आप लोगों को कैसे करनी मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले मेटल ढूंढिए, फिर उसके बाद नॉन मेटल,
फिर उसके बाद हाइड्रोजन और लास्ट में आप लोगों को ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। लास्ट में क्या आ गया, पोटेशियम मेटल। ध्यान रखिएगा पोटेशियम मेटल को आप लोग सिंगल वे में लिख सकते हैं के, ठीक है, ये के लिख सकते हैं, K2 नहीं लिखते इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया। और रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा था मेटल जब कभी भी रिएक्ट करता है वाटर से या फिर जब कभी किसी से रिएक्ट करता है एसिड से तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। ये क्लियर आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस अपनी कॉपी में जरूर लिखें, सारे बैलेंसिंग आप लोगों को होमवर्क में करना है, तो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ बना रहा है और साथ में वाटर निकाल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर निकाल रहा है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड विद क्या निकालता है, सोडियम नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दीज आर द केमिकल रिएक्शन आप लोगों को बैलेंस करनी है। मैंने बता तो काफ़ी कुछ दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख के जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप जरूर करोगे। उसके बाद मैं ये भी बता देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग को पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वाटर निकालता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट और साथ में सिल्वर निकालता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड और फॉर्म करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कॉपर। लास्ट में है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट एंड साथ में क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट के साथ पोटेशियम क्लोराइड को बनाता है, ठीक है। काफ़ी कुछ इस चैप्टर में आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझते चलोगे, लिखते चलोगे और बताते चलोगे। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद बेरियम आयोडाइड और रिएक्ट करने के बाद बनाता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ब्रेक डाउन इनटू जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। और मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड से तो हमेशा ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकालना ही निकालना है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, मैंने समझाया भी था लास्ट वीडियो में, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ये एग्जांपल्स आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक्सो का मतलब क्या होता है। थर्मिक का मतलब होता है हीट, ठीक है। अब एक्स का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है, एग्जिट। तो यहाँ पर जब भी हीट के निकलने की बात आएगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक का मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्लियर हो गया, बस यही लिखना है आप लोगों को अपनी कॉपी में। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एलिवॉर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन विच इज इंडिकेटेड बाय द हीट साइड एंड राइट हैंड साइड। आप लोगों को क्या करना है, सो भी कराना है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया गया है, इक्वेशंस यहाँ पे दे दी गई है। एंडोथर्मिक जैसे इसका अपोजिट होता है। इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब होती है विच इज इंडिकेटेड टू पुटिंग द हीट साइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द इक्वेशंस, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को हीट शो करानी है, ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी तरह से क्वेश्चन और भी बनता है कि वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपली वे में समझाता हूँ क्या फोटोसिंथेसिस को हम लोग एंडोथर्मिक क्यों कहते हैं, कारण क्या होता है मैं बताता हूँ सिंपल वे में, ठीक है। तो एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस बताता हूँ। तो होता क्या, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अपना भोजन खुद बनाते हैं और साथ में जब बनाते हैं भोजन तो ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो कैसे क्या करना है मैं बता देता हूँ। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। भोजन का नाम यहाँ C6H12O6 है और साथ में ऑक्सीजन गैस का यूटिलाइजेशन करते हैं। इसको क्या करना है आप लोगों को सिंपली वे में बैलेंसिंग कर लेना है। इसको अच्छे से आप लोग कर लेंगे, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 6 लगा देना, सिंपल वे में मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं। और आपको याद होगा यहाँ पर सनलाइट होता है और नीचे क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल वे में बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। सनलाइट का मतलब है यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। मतलब हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होता है, ठीक है। तो सिंपल वे में समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कंसीडर्ड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों कहलाती है किसी भी रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और साथ में क्या बनता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में वाटर भी निकलता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा था। और साथ में कुछ एनर्जी भी तो बनती है जिसकी एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, ध्यान रखिएगा, हीट निकल रही है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग किस प्रकार से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को कहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, 11 वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शंस। ठीक है, तो जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में मैंने सारे रिएक्शंस मैंने टाइप बताए थे और हर एक टाइप को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक्सप्लेन जो मैंने किया था उसको मैं फिर से मैं बताता हूँ यहाँ पर क्लियरली। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, वैसे एक तो होगा नहीं, हमेशा रिएक्टेंट तीन होते हैं या दो होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा ही होंगे। ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंगल प्रोडक्ट अगर बनेगा तभी वो कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। अगर सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनना है तब तो एडिशन नहीं हो सकता। तो आप लोगों को दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका अपोजिट जो ABC बना, तो वो मुझको कहाँ लिखना है, इधर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे। और क्या है, A + B + C में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन कहलाते हैं। तो इसको मैं सिंपली वे में समझा दिया है। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और फॉर्म में सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। और जबकि द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी एदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग डाउन द सब्सटेंस इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। बस जस्ट उसका क्या करना है, आप लोगों को उल्टा कर देना है रिएक्शंस में, और दोनों ही केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को लिख देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो टिक है, मैं सारे टिक वाले बता रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग टिक वाले तो जरूर अच्छे से तैयार कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात होती है, कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट की अगर बात होती है तो वहाँ पर सिंगल मेटल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस बाहर निकलेगा। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड उपस्थित हो, कंपाउंड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CuSO4, ये कंपाउंड होता है। आप लोग जानते हैं कई तरह के मेटल्स आपस में जुड़ते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन, ये सब आपस में जुड़ गए ना, और साथ में कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, अगर इसमें एक सिंगल एलिमेंट डाल दिया जाए, तो सिंगल एलिमेंट का मतलब जिंक हमने यहाँ पर क्या किया, जिंक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। आप लोग आयरन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी कॉपर से ऊपर होगा वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जरूर पढ़ें। लास्ट वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लास्ट वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के बाद जो दूसरी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें होता क्या है, उसमें दो कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस में एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, रिमूव अनदर एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड से। यही चीज़ अभी बताई थी और एग्जाम्पल भी मैंने ये समझाया था। जबकि इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कंपाउंड्स रिएक्ट विद एक्सचेंजिंग देयर आयन्स, उसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंजेस होता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो अपने आयंस को क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा। कैसे करेगा मैं बता देता हूँ। सिल्वर जो कि एक मेटल है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज में रहेगा और नाइट्रेट NO3 माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा और माइनस वाला हमेशा प्लस से जुड़ेगा। और ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, NaCl। Cl नॉन मेटल है, माइनस का होगा, और सोडियम एक मेटल है, प्लस में होगा। तो हमेशा ध्यान रखें दूसरे साइड जो है वो Ag क्या है, प्लस वाला है, और Cl क्या है, माइनस वाला। तो ये माइनस वाला हमेशा ध्यान रखें जुड़ेगा किससे, ये हमेशा जुड़ जाएगा प्लस वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आप लोगों को मैंने समझा दी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग कर जरूर लोगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, Ag प्लस है और NO3 माइनस है। ठीक है, ये हो गई एक कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड है Na प्लस वाला, और दूसरा क्या है, और प्लस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा प्लस नहीं होगा, एक सेकेंड, Na प्लस, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन माइनस में। तो क्या करना है, प्लस वाले को माइनस से जोड़ना है, माइनस वाले को प्लस से जोड़ना है। तो सोडियम प्लस का है, ये हमेशा जुड़ेगा किससे, नाइट्रेट से जुड़ेगा, तो NaNO3 बन जाएगा। और Ag जो प्लस का है वो किससे जुड़ जाएगा,
क्लोरीन से जुड़ जाता है। तो AgCl फार्मूला तैयार हो गया और एक वाइट प्रेसिपिटेट तैयार हो जाए। प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे चॉक पाउडर को पानी में घोलने के बाद जो चॉक पाउडर होता है वो कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाता है, ठीक है, उसको एक तरह से हम लोग प्रेसिपिटेट ही बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को साफ करने के बाद रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो सिंपल वे में आप लोगों को सिंपल क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिख देनी है। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर के साथ, जब भी रिएक्ट करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और साथ में सिल्वर को बाहर निकाल देगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, क्या होती है और गिविंग एग्जांपल्स बताइए। तो अभी आप लोगों ने सीखा था प्रेसिपिटेट का मतलब जो भी चीज़ें नीचे रुक जाती हैं, बैठ जाती हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर। ऑन मिक्सिंग द क्लियर सॉल्यूशंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, जब भी किसी दो आयनिक कंपाउंड को हम लोग मिक्सअप करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड कराएंगे, सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जो भी सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा वाटर में, जो बिल्कुल नहीं घुलेगा, वो फॉर्म होगा, बनता है, ठीक है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। Any reactions that produce a precipitate is called the precipitation reactions, ठीक है। when सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को हम लोग जब भी मिक्स करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ध्यान रखिएगा ये वाइट प्रेसिपिटेट और बेरियम सल्फेट तैयार होता है। और रिएक्शंस यहाँ पर बताई गई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको उस केमिकल फार्मूला सारे पता होंगे। क्वेश्चन अगला है, व्हाट एक्सप्लेन करना है द फॉलोइंग टर्म्स इन द गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, सिंपल वे में समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू फॉर्म ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल वे में समझा दिया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच इन्वॉल्विंग गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल वे में इसी तरह से आप लोग अपने आंसर शीट में लिख सकते हो जब भी ऑक्सीडेशन पूछा जाए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल भी लिखना है, 2 एग्जाम्पल कम से कम एटलीस्ट जरूर पढ़ के जाएँ। 2 एग्जाम्पल पूछता भी आप लोगों से। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 ही लिखते हैं, मैग्नीशियम के आगे आप लोगों को 2 इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आप लोगों ने बैलेंसिंग कर रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड के थ्रू, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे निकालना है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोगों को उसके सिंबल जरूर पता हो, ठीक है। सिंबल पता हो, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो सिंबल क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्साइड का O हो गया। उसके बाद इन दोनों की आप लोगों को वैलेंसी पता हो तो आप लोगों को फॉर्मूला आसानी होगी निकालने में। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर के लिए होता है वो कितने होते हैं देखते हैं। तो मैग्नीशियम का होता है इलेक्ट्रॉन 12। कन्फिग्रेशन करने के बाद 2 8 2 बनेगा, इसका मतलब 2 इसकी वैलेंसी है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कम होते हैं ऑक्टेट बनाने के लिए। तो 2 इसकी भी वैलेंसी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका फॉर्मूला बन गया MgO। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, कॉपर ऑक्साइड, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड आप लोगों को बनाना है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी का जस्ट अपोजिट रिडक्शन कहलाता है। आप लोग चले केमिकल इक्वेशंस को उल्टा भी कर सकते हैं, तो केमिकल इक्वेशंस जब उल्टा करेंगे तब भी आप लोगों को रिडक्शन रिएक्शंस मिल जाएगी, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बस खाली ध्यान रखना लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप लोगों को इसमें लिख देना है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन द एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। जो फॉर्म्ड हुआ उसका नाम भी आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट ऑन द हीटिंग इन द बिकम ब्लैक इन कलर। तो आप लोगों ने कॉपर को जब भी जलाया होगा तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना होगा। तो बता देता हूँ, नेम द एलिमेंट X का जो नाम है वो कंपाउंड इज फॉर्म द कॉपर, उसका नाम है कॉपर। और इस कॉपर को जब भी आप लोग जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। तो हम लोग पेंट का इस्तेमाल आयरन आर्टिकल्स पे क्यों करते हैं, लोहे की किसी भी वस्तु पर हम लोग पेंट क्यों करते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्यों करते हैं आयरन पार्टिकल्स को हम लोग, ये क्लियर हो गया, मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। बाय कोटिंग पेंट ओवर आयरन आर्टिकल्स द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर एयर विद द सॉल्यूशंस। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आयरन पार्टिकल के ऊपर पेंट करते हैं तो पेंट करने के बाद उस आयरन पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बन जाती है और वो लेयर उसको क्या करती है, नमी युक्त वातावरण से बचाती है जिसमें कि उसमें जंग ना लग पाए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दी है, मोस्ट एयर कैन नॉट अटैक द सर्फेस ऑफ द आयरन पार्टिकल्स एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ रस्टिंग, जिसको कोरोजन ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्ट मतलब जंग लगने से बचाता है। दिस आयरन आर्टिकल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द डैमेजेस ऑफ द मैनी ईयर्स। काफ़ी सालों तक हम इस आयरन पार्टिकल्स को बचाए रख सकते हैं, ठीक है, बाय
पेंट के थ्रू, ठीक है। और भी काफ़ी प्रोसेस हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन इज ऑल्सो ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन विद ए वन एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना भी है। कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है, इसको आप लोगों को बताना है। तो कोरोजन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ द मेटल इनटू द अनडिजायरेबल कंपाउंड। तो एक क्या होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कोरोजन ऑफ आयरन। तो कोरोजन ऑफ आयरन मतलब जंग लगना। तो जंग कैसे लगी, मेटल जब भी रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कुछ ना कुछ बनाता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ अ मेटल इनटू द अनडिजायरेबल कंपाउंड। कुछ ना कुछ डिजायरेबल कंपाउंड बन, जैसे सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट बन गया, ऑक्साइड बन गया, ये सब क्या होते हैं, डिजायरेबल कंपाउंड होते हैं बाय टेकिंग द एयर एंड द मॉइस्चर। वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं कि पानी के कुछ ना कुछ कण हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड इज ब्राउन कोटिंग of iron, black coating on the sulfur, green and the coating of the copper are the some example of the corrosion of iron, sulfur and the last one is copper respectively, ठीक है। corrosion of iron is known as the rusting, और जो corrosion और आयरन का corrosion होता है उसको हम लोग rusting of iron के नाम से भी जानते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। तो नाम से लग रहा है रेंसिडिटी, इसका मतलब है कोई चीज़ एसिडिटी तैयार करेगी या फिर यहाँ पर कोई चीज़ खराब होगी। तो व्हेन द फूड आइटम्स आर केप्ट अ लॉन्ग पीरियड, काफ़ी समय तक हम लोग खुले में अगर कोई खाने वाली वस्तु को छोड़ देते हैं, द फैट ऑयल प्रेजेंट इन देम, अगर उसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट है देन इट विल बी ऑक्सीडाइज, और वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। एंड देयर स्मेल, और उसकी जो सुगंध होगी वो धीरे धीरे बदबू मारने लगेगी, टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा। दे बिकम द रेंसिड एंड द सो प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और वो चीज़ खराब हो जाए जिसको हम लोग ने यहाँ पर रेंसिड नाम दे दिया है। तो रेंसिड नाम दे दिया इसी वजह से क्योंकि इसको कहलाते हैं रेंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल रेंसिड डिकेइंग फ्लेवर ऑफ द स्मेल इन द ऑयल कुकिंग, ओल्ड कुकिंग ऑयल, हमेशा ध्यान रखिए पुराने तेल में पकाया हुआ भोजन हमेशा बेकार रहता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, समझ रखा है, आप लोगों ने फील भी किया होगा। आप जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। रेंसिडिटी की वजह से ही हम लोग जो कुरकुरे खाते हैं, टेढ़े मेढ़े खाते हैं, और काफ़ी आइटम्स जो पैकेट में बंद होते हैं उसमें कुछ एयर भरी होती है, वो एयर ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, उसमें गैस जो भरी जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उसका क्या नाम है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है, लेकिन कोई भी इसकी जो है एक्टिविटी नहीं होती है। इसका मतलब ये बिना रिएक्ट किए हमेशा हर चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब जो बात करने आ रहा हूँ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया, कौन सा रिएक्टिव, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आप लोगों को पता है। सेकंड क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट विद एल्युमिनियम, जब भी रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन को क्या नाम दोगे आप लोग, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आयरन निकल रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फायरेंस, ठीक है। तो बता देता हूँ क्या होगा, यहाँ पर सिंपल वे में समझा देता हूँ। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl, और क्या व्हाट हैपन विल द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन द आयरन फिलिंग, और उसमें आयरन मिला दो। ये तो फॉर्मूला अभी मैंने समझाया भी था, ये प्लस का ये माइनस का है, ऐसे प्लस माइनस तो यहाँ पर बात ही नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि दो कंपाउंड नहीं आए। तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, तो आपके सामने रिएक्शन लिखी है। और उसके बाद अगला जो टिक वाला क्वेश्चन है वो इस पेज पे कुछ नहीं है, उसके बाद अगले पेज में भी कोई क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द गिवन एक्सरसाइज, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रेंसिडिटी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने समझा भी दिया, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल AQ, तो AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। क्लियर हो गया, एक्वस सॉल्यूशन जैसे भाप जब बनती है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। देखिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी समझा दिया था। व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो क्यों कहते हैं एक्सोथर्मिक, क्योंकि क्यों कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो क्यों कहते हैं ये मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया था, अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशंस का मतलब जो भी इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती है उसको हम लोग जानते हैं स्केलेटल इक्वेशंस के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक का डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर जो रिएक्शंस तैयार होती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज प्लेस्ड इनटू द कंटिन्यूअस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशंस, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी टिक वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया है कि किस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है।
अगला जो टिक वाला है वो क्वेश्चन, पेरोक्साइड केप्ट इन द कलर बॉटल्स, वाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2 को हम लोग कलरफुल बॉटल में क्यों रखते हैं, इसका कारण बताते हैं। तो सिंपल में अगर आप लोग इसको वाइट बॉटल में रखोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्ट करता है और अपना कलर चेंज कर देता है और अपना नेचर भी चेंज कर देता है। दिस इज डन बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ द कट ऑफ द लाइट, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की उपस्थिति में हमेशा ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसको बचाने से रोकने के लिए, जिसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कलरफुल बोतल में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले ही समझाई जा चुकी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं, वो सारे रिएक्टेंट होते हैं जो भी किसी केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल द पार्टिसिपेटिंग एजेंट इज नोन एज रिएक्टेंट, और जो भी कुछ फॉर्म्ड हुआ उसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर, आप लोग समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशंस दीज आर। ठीक है, कैल्शियम आउटर, अभी ये तो आप लोगों ने पढ़े था, ये सारे केमिकल इक्वेशंस अभी आप लोगों ने पढ़े थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझते चल रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताया गया, आप लोगों को सिंपल वे में समझाना है फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं। लास्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें आप लोगों को पता चल सके फिजिकल केमिकल कंपोजिशन या फिजिकल केमिकल चेंजेस होते क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थर्मल डिसोसिएशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो दोनों में अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है खास, थोड़ा सा अंतर है, बता देता हूँ। ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, वो होती है रिवर्सिबल, जबकि जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, कभी भी दोबारा पलट के वापस नहीं आती है। प्रोडक्ट कंबाइन होते हैं एंड गिव द रिएक्टेंट ऑन कूलिंग, और रिएक्टेंट हमेशा कूल करने के बाद ही प्राप्त होते हैं। इन दिस इक्विलिब्रियम से फाउंड इक्विलिब्रियम तैयार होता है। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम दिया गया है क्या है इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है, अमोनियम क्लोराइड ब्रेक डाउन इनटू द अमोनिया एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन दोनों को प्रेजेंस कराएंगे, अगर आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग को अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा वापस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोबारा वापस मिलने वाली नहीं है। तो दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या कहलाती हैं। ये आप लोगों को लास्ट वीडियो मैंने बता दिया है, वीडियो जरूर देखें पिछली वाली, जिसमें मेरा समय भी बचे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से हो सके। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं इसको मैं बता देता हूँ। पहले केमिकल रिएक्शंस में देखो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 2 और सिंपलर सब्सटेंस में। तो कोई भी कंपाउंड अगर सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शंस होगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन द बी। उसके बाद अमोनिया बन रहा है, दो चीज़ें आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब ये है एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर भी दूसरी अगला डी वाला भी एडिशन रिएक्शन है, और लास्ट वाले में प्लस माइनस चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ये है आयन एक्सचेंज रिएक्शंस, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगले से राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, अपनी बुक में अपनी कॉपी में इसको जरूर उतारें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सामने रिएक्शंस दे दी गई है, अपनी कॉपी में जरूर करें, और उम्मीद करता हूँ आप लोग कंप्लीट करके इसको, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से वही बैलेंस केमिकल इक्वेशंस अच्छे से समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस अच्छे से अपनी कॉपी में करके मुझे सेंड करोगे, जिससे मैं पता कर सकूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया है। अगला इस पेज पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिटवीन द रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, ये पहले से समझाया जा चुका क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, आप लोगों को याद करनी है, वो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आप लोगों को याद तैयार करना वो यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर बताई गई है, जिसमें आप लोगों को केमिकल इक्वेशंस तैयार करनी है। ध्यान रखिएगा जो भी एलिमेंट या जो भी मेटल अपने से नीचे वाले मेटल की तरफ आता है तो नीचे वाला कभी भी अपने ऊपर वाले को बाहर निकाल नहीं सकता, जिस वजह से पहला रिएक्शंस में लिखा है नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस, क्योंकि आयरन जो होता है वो मैग्नीशियम से नीचे होता है, कभी भी नीचे वाला एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट को बाहर नहीं निकाल सकता रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से। बिल्कुल इसी तरह जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने तैयार किया था, उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड को भी डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमेशा ध्यान रखिएगा रिएक्शन होती है। अगला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया है, लास्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ सके। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस क्या होती है पहले बता चुका, कई केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसके सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने आज समझाए हैं उसको आप लोग कंप्लीट करके अपनी कॉपी में लिख के मुझे जल्दी से सेंड कर दीजिए, जिसमें आप लोगों को अगली वीडियो में समझ
समझा सकूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें और अगर चैनल सब्सक्राइब ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।